वृश्चिक राशि के जातक जिनकी राशि के स्वामी मंगल हैं, जो इस समय नीच और वक्री चल रहे हैं और जिसका बहुत ज़बरदस्त शोर है कि भाई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो देखिए, ऐसा है कि जो ग्रह नीच और वक्री होगा उसका इम्पैक्ट तो हमारी लाइफ पर ज़रूर होगा, लेकिन क्या इम्पैक्ट होगा ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और कैसा रहेगा जनवरी का महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, जो प्रसिद्ध हैं इस बात के लिए कि इनको अगर छेड़ा है तो ये छोड़ते नहीं हैं। ये सच है, छोड़ते नहीं हैं, लेकिन बिना छेड़े ये कभी किसी के साथ कुछ गलत करते भी नहीं हैं। सेनापति हैं, अगर ये भी नहीं लड़ेगा तो फिर कौन लड़ेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। आज बात करते हैं कैसा रहेगा जनवरी का महीना आप लोगों के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। शुरू करते हैं फर्स्ट हाउस से। तो फर्स्ट हाउस में 4 जनवरी तक बुध है। अब बुध मंगल के पहले घर में आपकी वृश्चिक राशि जिसके स्वामी मंगल है, और पहला घर कौन है? हम खुद, हमारा ब्रेन, हमारा हार्ट, हमारी कंप्लीट बॉडी, हमारा पूर्ण व्यक्तित्व, हमारी सोच, हमारी आस्थाएं, हमारा व्यवहार, हम हैं फर्स्ट हाउस। तो बुध रहेंगे 4 जनवरी तक, जो कि ट्रूली स्पीकिंग आपके राशि स्वामी के मित्र तो नहीं है। तो 4 जनवरी तक का समय कुछ ऐसा रहेगा कि भाई आपको ऐसा लगेगा बड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति है, हम परेशान हैं, मानसिक रूप से हम स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, गुस्सा आएगा, इस तरह की परिस्थितियां बनी रहेंगी। लेकिन 4 जनवरी के बाद स्थितियां बहुत अच्छी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि 4 जनवरी के बाद बुध चले जाएंगे आपके सेकंड घर में सूर्य के साथ। सूर्य 14 जनवरी तक आपके सेकंड हाउस में है, धनु राशि में, बृहस्पति में। दूसरा घर हमारा कुटुंब, हमारा वाणी, हमारा खान पान और हमारे धन का संचय। यहाँ जब 14 जनवरी तक सूर्य रहेंगे और बुध रहेंगे 4 से 24 तारीख तक, तो एक बुधादित्य योग बनेगा। बुधादित्य योग का अर्थ ये है कि जब सूर्य और बुध इकट्ठे आते हैं, सूर्य राजा, बुध राजकुमार, तो क्या होगा कि जब राजा और राजकुमार किसी भी मिशन पर इकट्ठे चलेंगे तो उनका जो मिशन की विनिंग पॉसिबिलिटी है वो 100 टाइम्स बढ़ जाती है। तो ये एक ऐसा समय होगा जब कुटुंब में कुछ अच्छे शुभ समाचार होंगे, धन का संचय होगा, आपकी वाणी संतुलित रहेगी। हालांकि सूर्य ईगो के कारक हैं, सूर्य अहंकार के कारक हैं, लेकिन सूर्य पिता भी तो हैं, सूर्य राजा भी तो हैं। तो कमांडिंग होगी आपकी वॉइस, बड़े रौब से आप चीज़ें परिवार में मनवाएंगे, लेकिन वो ही मनवाएंगे जो कि सही होंगी, औचित्यपूर्ण होंगी, और धन का जबरदस्त आगमन और संचय इस समय में होगा। अब ये जो मास है इसको खरमास क्यों कहा जाता है? देखिए, 14 जनवरी तक का समय वो है जब सूर्य धनु में होते हैं। इस समय में कोई शुभ काम नहीं करते हैं। इसे खरमास क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय सूर्य अपनी पूरी एनर्जी बृहस्पति के चरणों में अर्पित कर देते हैं। साइंटिफिक रीज़न इसका क्या है वो बताती हूँ। जुपिटर का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि ये 14 जनवरी तक का जो समय है, इस समय सूर्य ऐसे एंगल पर होता है कि उनकी मैक्सिमम एनर्जी बृहस्पति खींच लेता है। अब हम सब और बाकी 8 प्लैनेट सूर्य की एनर्जी से ही चलते हैं। अब क्या होगा कि जब हम में एनर्जी नहीं होगी तो हम लो फील करेंगे, हमारा हाथ पैर नहीं चलेगा, दिमाग नहीं चलेगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि इस समय कोई शुभ काम को शुरू नहीं कीजिए, क्योंकि हम लो एनर्जी के साथ अगर कोई शुभ काम शुरू करेंगे तो उसका अंत कैसा होगा। बाकी कोई बहुत ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के आपके लिए ये समय अच्छा है। बात करें तीसरे भाव की, तो तीसरे भाव में मकर राशि में सूर्य 14 तारीख से आ जाएंगे और 14 फरवरी तक रहेंगे। और इस समय ये उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र सूर्य का अपना नक्षत्र है, उसमें रहेंगे। तो जिस समय यहाँ मकर राशि में आएंगे और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होंगे, साथ साथ 24 जनवरी से यहाँ बुध भी आ जाएंगे। तो सूर्य बहुत स्ट्रांग पोजीशन में होंगे। कोई भी ग्रह जिस नक्षत्र में होता है जितने समय तक, उतने समय तक उस नक्षत्र के अनुसार फल देता है। जब कोई ग्रह अपने नक्षत्र में होता है तो वो अति बलशाली हो जाता है। तो ये जो मकर संक्रांति का समय है, इसके लिए क्यों भीष्म पितामह 6 महीने तक शरशैया पर सर्दी, गर्मी, धूप, बरसात में पड़े रहे थे?
उसका एक रीज़न है कि 14 जनवरी से जब सूर्य मकर राशि में आता है तो अर्थ का जो अपर जोन है, जो नॉर्थ जोन है, जो नॉर्थ पोल है ना, उत्तर जो है, उधर सन का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि जिन लोगों की मृत्यु होती है उनको मोक्ष मिलता है। वो कैसे मिलता है? आत्मा क्या है? एटम, मिनी माइक्रो एटम। अब उस मिनी माइक्रो एटम को जब सन का ग्रेविटेशनल फोर्स पूरी ताकत से खींचेगा तो आत्मा ऊपर के लोकों में जाती है, नीचे के लोकों में नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि जिनकी मकर संक्रांति के बाद के उस समय में जब सूर्य उत्तरायण यानी नॉर्थ पोल में है, उस समय जिनकी मृत्यु होती है उनको स्वर्ग प्राप्त होता है। तो ये है इसका साइंटिफिक रीज़न। एनीवे, थर्ड हाउस की अगर हम बात करें तो थर्ड हाउस आपका पराक्रम, थर्ड हाउस छोटे बहन भाई, छोटी यात्राएं। 14 तारीख के बाद आपका पराक्रम विल बी ऑल टाइम हाई। गजब मेहनत करेंगे आप और उसके फल भी गजब मिलेंगे, क्योंकि पूर्ण दृष्टि भाग्य भाव पर होगी सूर्य की। बहुत अच्छा समय है, जबरदस्त। आपका मेहनत करने का मन भी करेगा और उसके परिणाम भी बहुत अच्छे होंगे। ये 14 जनवरी से लेकर के एंड ऑफ जैन तक का जो समय है, और 24 जैन से यहाँ बुध भी आ जाएंगे, तो बहुत बहुत बढ़िया रहेगा। छोटे बहन भाइयों से लाभ, छोटी यात्राओं से लाभ, और कम्युनिकेशन आपका गजब हो जाएगा, क्योंकि ये कम्युनिकेशन का घर है। जो लोग मीडिया में हैं, जो आईटी में हैं, जो कम्युनिकेशन के किसी भी फील्ड में किसी भी तरह से हैं, जो राइटर्स हैं या जो सिंगर्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। बात करें, और यहाँ मंगल की सप्तम और बृहस्पति की 9th दृष्टि होगी, जो कि अमृत दृष्टि है। तो ये जो दृष्टियाँ हैं ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में किसी ग्रह का प्लेसमेंट किसी हाउस में जितना इंपॉर्टेंट है, उससे इंपॉर्टेंट दृष्टि है। बृहस्पति की नवम अमृत दृष्टि जब थर्ड हाउस पर होगी तो आप अपने कम्युनिकेशन से और अपने पराक्रम से स्वयं अपना भाग्योदय करेंगे। बात करें चौथे घर की, तो चौथा घर जो आपका भूमि, भवन, वाहन, माता और काल पुरुष का हृदय स्थान है, वहाँ पर शनि मार्गी हो गए। और सबसे अच्छी बात क्या है कि 27 दिसंबर से लेकर के 28 अप्रैल तक पुनर्वसु नक्षत्र में है, जो गुरु का नक्षत्र है। गुरु किसके कारक हैं? देखिए, शनि एक बूढ़े नक्षत्र हैं, बूढ़े ग्रह हैं। शनि एक ठंडा ग्रह है, मेच्योर्ड, शनै शनै चलने वाला, धीमे धीमे, न्यायप्रिय और कर्म फलदाता माना गया है शनि को। तो चतुर्थ भाव में आपके कर्मों के फल आपको मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है कि पुनर्वसु नक्षत्र में जब वो होंगे तो पुनर्वसु नक्षत्र री एस्टेब्लिशमेंट को सिंबलाइज करता है। चौथा घर माता का घर है, चौथा घर आपके पेरेंटल होम है, चौथा घर पब्लिक का घर है। तो इन जगहों पर माता के साथ संबंध फिर से सुधरेंगे, आपके पेरेंटल प्लेस पर कोई री एस्टेब्लिशमेंट होगा आपका, अपने कुटुंबजनों के साथ आप कोई वहाँ घर बना सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, या कोई प्रॉपर्टी आप कुछ भी वहाँ करना चाहते थे, लेन देन, या वहाँ पुराने लोगों से संबंध, पुराने रिश्तेदारों से संबंध। ऐसा हो सकता है पुराने रिश्तेदारों के साथ आपके वैवाहिक संबंध जुड़े, पुराने मित्रों से जुड़े, या किसी भी तरह आपके पेरेंटल प्लेस से। दूसरी बात, पब्लिक से, अगर आप पब्लिक डीलिंग में, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय। एक और कारण यह है, शुक्र भी यहाँ पर मित्र राशि में है शनि के साथ। चतुर्थ भाव में शुक्र का होना बहुत अच्छा माना जाता है। वैसे भी चतुर्थ भाव में शुक्र और चंद्रमा दोनों दिशा बली होते हैं, तो यहाँ उनके पास दिशा बल है। इस समय शुक्र चतुर्थ भाव में रह करके भूमि, भवन, वाहन का गजब सुख देंगे, पेरेंटल प्लेस पर बहुत अच्छा सुख देंगे, माता के साथ संबंध सुधरेंगे, माता से आपको लाभ होगा, पब्लिक से आपको लाभ होगा। और ये एक ऐसा समय है, हालांकि मंगल की अष्टम दृष्टि है और मंगल नीच के और वक्री हैं, तो ऐसा हो सकता है कुछ चीज़ों में डिले हो जाए, लेकिन वो चीज़ें मिलेंगी ज़रूर। बात करें पंचम भाव की, तो पंचम भाव में राहु है। राहु सडन, राहु छल, राहु कपट, राहु अमर्यादित सोच, राहु 1000 वेज ऑफ डूइंग वन थिंग, 1000 रास्ते राहु खोल देगा। आप सोचेंगे कैसे करेंगे, राहु कहेंगे बोलो ना, मैं बताता हूँ, इस ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। और सबसे ज़्यादा जो रास्ते राहु दिखाएगा वो गलत रास्ते, शॉर्टकट, क्योंकि राहु तो किसी मर्यादा को मानता नहीं है। तो पंचम भाव संतान, विद्या, बुद्धि, प्रेम प्रसंग, ये ऐसी जगह थी जहाँ आप एक्चुअली अमर्यादित सोच के साथ, छल के साथ कुछ चीज़ें कर सकते थे। लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह है
कि यहाँ पर 1 जनवरी से 16 मार्च तक ये शनि के नक्षत्र में है। तो अब क्या होगा, राहु शनिवत व्यवहार करेंगे। राहु जब शनिवत व्यवहार करेंगे तो शनि मर्यादाओं को मानते हैं, शनि अनुशासन को मानते हैं, शनि कानून से बाहर नहीं जाते। तो आपके बच्चे इस समय मर्यादित व्यवहार करेंगे, उसके साथ सफलता पाएंगे, क्योंकि राहु असीमित सफलता, अचानक का कारण है। तो सफलता होगी, प्रेम प्रसंगों में सफलता होगी, संतान को सफलता मिलेगी, एजुकेशन के फील्ड में सफलता मिलेगी। मन करेगा ये भी गलत कर लें, ये भी गलत कर लें, लेकिन शनि करने नहीं देगा, ये एक बहुत अच्छी बात है। और शुक्र यहाँ 28 जनवरी से उच्च अवस्था में आ जाएंगे। जब शुक्र यहाँ उच्च के होंगे, संतान का कोई बहुत बढ़िया काम, जो स्त्रियां संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, उनके लिए सारा ही समय बहुत अच्छा है। जब वो चतुर्थ भाव में है तब भी, और जब पंचम भाव में है तब भी। जो ऑलरेडी कंसीव कर चुकी है उनके लिए भी बहुत अच्छा समय, और जो कंसीव करना चाहती हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। संतान के कोई बहुत बड़े काम इस समय हो जाएंगे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। प्रेम प्रसंग जो उलझे हुए थे वो सुलझ जाएंगे। विद्या और बुद्धि के क्षेत्र में आप जो भी इस समय करना चाहते हैं वो होगा। और उससे भी अच्छी बात क्या है, पंचम भाव पूर्व पुण्यों का भाव है। पूर्व जन्म के जो पुण्य हैं उन्हें हम पंचम भाव से देखते हैं। जब शुक्र यहाँ आएंगे तो शुक्र एक सॉफ्ट ग्रह हैं, गुरु हैं, भले ही दैत्यों के गुरु हैं, और उनके पास संजीवनी दृष्टि है। तो जो संजीवनी लेकर के बैठा हो वो क्या करेगा कि जो घाव मिले थे इसमें पंचम भाव से रिलेटेड या चतुर्थ भाव से रिलेटेड, उनको हीलिंग करेगा। इस समय हीलिंग का टाइम होगा। बात करें आपके षष्ठ भाव की, तो षष्ठ भाव जो कि रोग ऋण और शत्रु का भाव है, वहाँ पर मेष राशि जिसके स्वामी मंगल नीच के और वक्री होकर के शुरू में आपके 9th हाउस में बैठे हुए हैं, वहाँ वो कर्क राशि में इसलिए नीच के होंगे, और वहाँ से उल्टा चलेंगे। उल्टा चलते चलते 21 जनवरी को वापस आपके अष्टम भाव यानी मिथुन राशि में आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आप इस समय इम्पेशेंट हो जाएंगे। काम बन बन के बिल्कुल लास्ट तक बन जा रहा है और फिर रुक जा रहा है, लास्ट तक बन जा रहा है फिर रुक जा रहा है। आपको लगेगा काम तो सारे बन के बिगड़ रहे हैं, काय का अच्छा समय। तो देखिए, मंगल जब नीच के होंगे तो मंगल क्या है, एनर्जी, मंगल उत्साह, मंगल पराक्रम। हमारे शरीर में रक्त का कारक है मंगल। तो कुछ लोगों को थोड़ी चोट फेंट लग सकती है, छोटे मोटे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, या छोटी मोटी सर्जरीज हो सकती है, पर वो डिजास्टरस नहीं होगा। वो छोटा सा एक्सीडेंट, वो छोटी सी सर्जरी, वो छोटा सा नुकसान आपको किसी बहुत बड़े नुकसान से बचाएगा। पहली बात ये मान के चलिए। दूसरी बात क्या होगा कि भाग्य में डिले हो सकता है इस समय। कुछ काम जो बनते बनते रुक जा रहे हैं, ऐसे नहीं कि वो बनेंगे नहीं, क्योंकि शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है, डेफिनेटली बनेंगे, लेकिन थोड़ा डिले हो सकता है। तो अपना धैर्य मत खोइएगा। वैसे भी जब मंगल नीच के हैं तो उनके नीच का जो दुष्प्रभाव है उसके उनके वक्री होने ने कवर अप कर लिया है। तो मैं ऐसा तो नहीं कह सकती हूँ कि मंगल नीच के और वक्री और बिल्कुल कुछ भी नुकसान नहीं करेंगे, वो मैं नहीं कह सकती हूँ। लेकिन वो नुकसान जो होगा वो बहुत माइनर नुकसान पर होकर गुजर जाएगा, कोई बड़ा डैमेज नहीं होगा, ये निश्चित है। बात करें आपके छठे सप्तम भाव की, तो वहाँ बृहस्पति बहुत सुंदर स्थिति में वक्री होकर के बैठे हुए हैं। देखिए, बृहस्पति एक शुभ ग्रह है जो धन के कारक, संतान के कारक, विद्या बुद्धि के कारक, संतति के कारक, जीव के कारक, प्रेम के कारक, इतने सारे पोर्टफोलियोज बृहस्पति के पास है। और कोई शुभ ग्रह जब वक्री होता है तो उसका शुभत्व बढ़ जाता है। तो अब क्या होगा, जब बृहस्पति 7th हाउस में वक्री है, पत्नी के साथ मधुरता, बिजनेस में जबरदस्त हाइक, जो बिजनेस पार्टनर्स हैं उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशंस होंगे। और क्योंकि पूर्ण दृष्टि 1st हाउस पर होगी बृहस्पति की, इस समय आपका जो पर्सनैलिटी वो एक अलग ही तरह से निकलेगा। बड़े आध्यात्मिक, बड़े धार्मिक, बड़ी ऊंची सोच आपकी, क्योंकि बृहस्पति का क्या होता है, जिस घर में रहेंगे उस घर को विशाल करते हैं। बृहस्पति बहुत विशाल ग्रह है, तो जिस घर में रहते हैं उस घर को विशाल करेंगे। अच्छे घर में होंगे तो अच्छे घर चीज़ों में वृद्धि होगी, बुरे घर में होंगे तो बुरी चीज़ों में वृद्धि होगी, ये निश्चित है, ये मान के चलिए। लेकिन जहाँ उनकी दृष्टि होती है उस घर को भी विशालता प्रदान करते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जितना ग्रह का प्लेसमेंट इम्पॉर्टेंट है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दृष्टियाँ हैं। तो जब 1st हाउस पर पूर्ण दृष्टि होगी तो आप बड़े ही मतलब इतना ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी में, इनर और आउटर दोनों पर्सनैलिटीज़ में चेंज आएगा, बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव चेंज, कि आपको खुद को लगेगा कि अरे ये क्या हो रहा है। ज्ञान, बुद्धि, प्रेम, आध्यात्मिकता, सॉफ्टनेस, और बहुत ज़बरदस्त कुछ बेनिफिट होगा ही होगा। डिले होगा वो मैं पहले कह रही हूँ, क्योंकि भाग्य भाव में मंगल है, लेकिन मिलेगा ज़रूर। वो धैर्य आपको रखना होगा। बात करें, अच्छा, इस घर पर उसके बाद हम अष्टम भाव की बात करते हैं। तो अष्टम भाव में मंगल वक्री
21 जनवरी से हो जाएंगे। तो देखिए, जिस घर में मंगल वक्री हैं, पहले तो मैं अष्टम से पहले नवम डिस्कस कर देती हूँ इसमें, क्योंकि नवम भाग्य भाव है, नवम पिता का भाव है, नवम आपकी धार्मिकता का भाव है, आध्यात्मिकता का भाव है, गुरु का भाव है। यहाँ जब मंगल वक्री होंगे तो मंगल वक्री और नीच होने का मतलब हमारी एनर्जी लो होगी। अब आप कुछ काम करना चाहते हैं, एनर्जी है नहीं, शरीर उठ नहीं रहा है, तो क्या होगा? आपको लगेगा अरे छोड़ो, मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ, मुझसे नहीं होगा, और फिर गुस्सा आएगा। तो क्या होता है कि मंगल जब नीच का और वक्री होता है तो इरिटेशन पैदा करता है, काम नहीं करने देता है, गुस्सा दिलाता है, चीज़ों में डिले होता है। तो सिर्फ अपने क्रोध को संभालिएगा और थोड़ा सा ये ड्राइविंग वगैरह में थोड़ा संभालिए, तो भाग्य साथ नहीं देगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा डिले होगा। अष्टम भाव की बात करें तो अष्टम भाव में सूर्य और बुध की पूर्ण दृष्टि होगी, जो कि एक अच्छी चीज़ है, और यहाँ पर मंगल वक्री होंगे 21 जनवरी से। तो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, अष्टम भाव पाताल, रंध्र, रिसर्च। तो जब पाताल में अंधेरे में सूर्य या मंगल जैसा कोई ग्रह दृष्टि डालेगा तो उसको एनर्जाइज करेगा, तो अष्टम के लाभ अब आपको मिलेंगे। सूर्य की पूर्ण रोशनी, भाई पूर्ण दृष्टि है यहाँ पर, तो क्या होगा? ऑकल्ट से लाभ, ससुराल से लाभ, इंश्योरेंस से लाभ, वसीयत से लाभ, रिसर्च में गजब लाभ आपको मिलेगा। ज़मीन के नीचे की जो चीज़ें हैं, पेट्रोलियम पदार्थ हैं, खनन है, आर्कियोलॉजी, इन सब में ज़बरदस्त बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। अब मैं आऊँगी सीधे दशम भाव पर, क्योंकि नवम को मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अच्छा, नवम में एक चीज़ मुझे आपको बतानी है कि 12 जनवरी तक जो मंगल है वो पुष्य नक्षत्र में होंगे, जो कि गुरु का नक्षत्र है, तो गुरुवत व्यवहार करेंगे। और 12 जनवरी के बाद भी गुरु के ही नक्षत्र में होंगे, पुनर्वसु में। तो भले ही मंगल नीच के और वक्री हैं, लेकिन पूरे टाइम ये गुरु के नक्षत्र में होंगे, तो गुरु जैसा व्यवहार करेंगे। जैसे कि मैंने बोला, गुरु प्रेम, गुरु ज्ञान, गुरु धन, गुरु संतति, गुरु भौतिकता से बाहर निकाल के ले जाते हैं आध्यात्मिकता की तरफ। तो इस समय क्या होगा, एक ये एक्चुअली हम इसको विपरीत राजयोग नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये जो टोटल सिचुएशन बन रही है ना, ये ऑलमोस्ट विपरीत राजयोग जैसी स्थिति होगी। विपरीत राजयोग क्या होता है? आप चलते चलते अचानक गड्ढे में गिर गए, घुटने छिल गए, चोट मोट लग गई, खूब कीचड़ शरीर में लग गया, और पता लगा उसमें भाई हीरे का पोटला पड़ा था, वो लेके आप बाहर निकले। तो पहले कुछ बुरा होकर के कुछ अच्छा होता है। तो ये जो 9th हाउस की इस समय सिचुएशन है ना, ये ऐसा ही करेगी, कुछ बुरा करेगी और फिर उसके बदले में कुछ अच्छा होगा। प्लीज़ बताइएगा लिख करके, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बात करें आपके दशम भाव की, तो वो आपका कर्म स्थान, पिता, राजा, राज्य, ये है। यहाँ पर शुक्र की संजीवनी दृष्टि है। कर्म स्थान पर कोई गजब बेनिफिट आपको मिलेगा, प्रमोशन, नई नौकरी, पिता को लाभ, पिता से आपको लाभ, गवर्नमेंट से जो काम आपके अटके पड़े थे वो इस समय पूरे होंगे। बात करें 11वें भाव की, तो 11वें भाव में केतु है। 11वां भाव इच्छा पूर्ति, 11वां भाव लाभ। अब केतु अचानक के कारक हैं, तो इसमें कुछ सडन इंसिडेंट्स होंगे आपकी इच्छा पूर्ति के समय, काम में, आपके लाभ भाव में। लेकिन केतु साथ साथ विरक्ति भी है, केतु विच्छेद भी है। तो ये कुछ ऐसा समय होगा जब आपको ऐसा लगेगा कि अरे अब मुझे कोई इच्छा चाहिए ही नहीं, मुझे अब कोई लाभ चाहिए ही नहीं, अब कुछ नहीं करना है। तो आप बड़े वैराग्य भाव से कर्म करेंगे और जो फल आपको मिलेंगे वो भी वैराग्य भाव से ही मिलेंगे। और केतु जिस हाउस में होते हैं, ऐसा कहा जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, आप उससे डिटैच्ड हो जाइए। आप जितना उस हाउस की चीज़ों से, उनकी इच्छाओं से डिटैच्ड होंगे, उतना ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा। तो अचानक ऐसी इच्छा पूर्ति होंगी आपकी जिनकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी, या जिनका आपको लगा था अब चाहिए ही नहीं, हो गया, अब नहीं चाहिए, और अचानक वो काम हो जाएंगे। बात करें 12वें भाव की, तो 12वां भाव एग्जिट, 12वां भाव मोक्ष, 12वां भाव खर्चा, व्यय। इस 12वें भाव में तुला राशि बैठी हुई जिसके स्वामी शुक्र है, और शुक्र बैठे हुए ऐसे में बहुत अच्छी स्थिति में मित्र के घर, 12वां भाव शैया सुख। तो क्या होगा कि इस समय आपके इन्वेस्टमेंट्स होंगे, विदेश से फ़ायदा होगा, और जो आपका खर्चा होगा ना, वो उन चीज़ों पर होगा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होंगे, जिससे आपको आगे आने वाले समय में बहुत बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। प्रेम बढ़ेगा जीवन में, पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा होगा। अगर आप विवाह की ओर जा रहे हैं तो डेफिनेटली होगा विवाह, और कहीं पेरेंटल प्लेस पर होगा। उसके अलावा विदेशी लोगों से आपके संबंध इससे भी अच्छे गुजरेंगे, कि दूसरा धर्म, दूसरी जाति, दूसरी भाषा के लोगों से। मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसकी पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वहाँ से धन का लाभ, वैभव, सुख, प्रेम, संतुष्टि दिख रही है। लेकिन शुक्र मोक्ष के कारक नहीं है,
शुक्र हमें भौतिकता की ओर लेकर के जाते हैं, है ना। तो अब भौतिकता की तरफ जरूर जाएंगे इस समय। ये एक एक्स्ट्रा टाइम होगा। फर्स्ट हाउस पर पूर्ण दृष्टि बृहस्पति की और 12th हाउस में शुक्र। तो आप भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच में झूलते रहेंगे। दीज आर माय प्रेडिक्शंस फॉर दिस मंथ। कुछ रेमेडीज आपको बता रही हूँ जो आपको करनी चाहिए। सबसे पहली बात ये कि सूर्य को जल ज़रूर दीजिए। दूसरे, हनुमान चालीसा ज़रूर कीजिए। मंगल नीच की और वक्री हैं। देखिए कितना भी उसके दुष्प्रभाव कम हो गए हों, पर एक ग्रह जब नेगेटिविटी की तरफ जाता है तो उसके 100% बैड इम्पैक्ट्स को हम नलीफाई नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो ये दो चीज़ें अगर आप कर लेंगे तो काफ़ी हद तक आपका कल्याण होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कैसे ही वीडियो के लिए नेक्स्ट मंथ। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। हाँ, आपका पूरा वर्ष का कैसा रहेगा इस पर बहुत जल्दी मैं वृश्चिक राशि पर एक वर्ष पर वीडियो बहुत जल्दी डालूंगी। कीजिए इंतज़ार उसका। स्टे हैप्पी और वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।